आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट. Group 1 is called alkali metal. Why they are called alkali metal? Because their hydroxide are alkaline nature. It means that their hydroxide are alkaline, mean their hydroxide are bases and they are soluble in water. Their hydroxide are bases and they are soluble in water. Soluble bases are called alkali. That is why they are called alkali, and they are metallic in nature, so they are metal. The first A group is called alkali metal. Now we will discuss some trends in physical properties, like trends in atomic radius. कि एटॉमिक रेडियस में इनका ट्रेंड्स क्या होगा. एटॉमिक रेडियस में इनका ट्रेंड्स क्या है. पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. इफ दिस इज न्यूक्लियस and this is the outer electron, then the distance between the nucleus and the outer electron is called, then this distance is called atomic radius or atomic size. इसको हम atomic size भी कहते हैं. अब हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं. तो ये जो चार्ट दी गई है ये एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप की है, जो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है. अब इस ग्राफ को समझने के लिए हमने ये समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस का इन्हिसार होता है, जिसको चेंज करने से एटॉमिक रेडियस चेंज हो जाता है. द रेडियस ऑफ एटम इज गाउंड बाय द टू फैक्टर्स. द नंबर ऑफ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स the total number of electron around the nucleus. इस पे atomic radius का इन्हिसार होता है. And the second one is the attraction, the attractive force between the outer electron and the nucleus. यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन फील करेगा, इस पे एटॉमिक साइज का इन्हिसार होगा. अब दो बातें. डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाती है. ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज होना, यानी एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज. लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? उसकी रीज़न ये है, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं तो इसमें इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज होती है. शील्डिंग इफ़ेक्ट जब इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, शील्डिंग इफ़ेक्ट व्हेन इंक्रीजेस द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेज. तो डाउन द ग्रुप ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि दरमियान में मज़ीद शिल ऐड हो रहे हैं. शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि एडिंग मोर शिल्स, इनर शिल बढ़ रहे हैं. अगर हम इन दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे, लिथियम का और सोडियम का, तो लिथियम में टोटल शेल 2 है, 1 एंड दिस वाज द सेकंड. ये उसकी इनर इलेक्ट्रॉन है और ये उसका आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल है. लेकिन अगर सोडियम में हम देखेंगे, उसका ये पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल, और ये उसका हो गया तीसरा शेल.
अब यहाँ पर ये तो हो गया इनर शेल, ये हो गया आउटर शेल। अब यहाँ पर न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो रहा है। अगरचे दोनों केसेस में न्यूक्लियस का इतना ही चार्ज आखिरी इलेक्ट्रॉन को महसूस होगा। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होंगे न्यूक्लियस में। 2 प्रोटॉनों का चार्ज, ये 2 इनर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, तो आउटर इलेक्ट्रॉन सिर्फ महसूस करेगा +1 अट्रैक्टिव फोर्स को। यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से यहाँ तक जो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक वो इनर इलेक्ट्रॉन है ये सारे। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को ज़ाइल करेंगे और +1 महसूस होगा इधर। अब आप इन दोनों डायग्राम को देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे भी +1 चार्ज ये +1 अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा, ये वाला भी करेगा। अब यहाँ से भी +1 इसको खींचेगी, यहाँ से भी +1 इसको खींचेगी, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ये देख लो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस की गिरफ्त कमज़ोर होगी। तो जैसे न्यूक्लियस की गिरफ्त कमज़ोर होगी, एटम एक्सपेंड होगा, एटम का साइज़ बढ़ेगा, एटम का रेडियस बढ़ेगा। और न्यूक्लियस गिरफ्त मजबूत होगी तो एटम श्रिंक होगा, एटम का साइज़ कम होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स की बुनियाद पे अगर हम देखेंगे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, जो इस ग्राफ में नज़र आ रहा है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो इनर शेल ऐड हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है और न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा फर्स्ट ए ग्रुप में। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए किस मकसद के लिए? टू रिमूव, के निकाल सके किसको? the most loosely bounded electron, the most loosely held electron from one mole of gaseous atom। यहाँ पर ये भी शर्त लगाई है किस चीज़ की? gaseous atom की। producing one mole of singly charged species या charged ion, this is called फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है सबसे लूज्ड इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से निकालने के लिए, ताकि हमारे पास प्लस आयन बन जाए, कैटायन बन जाए। अब यहाँ पर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन से हमारी मुराद होगी आउटर इलेक्ट्रॉन। लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद होगी आखिर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। गैसियस एटम क्यों? क्योंकि जब आप सॉलिड को हीट दे दोगे, हीट एनर्जी दे दोगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को एनर्जी दे दोगे वो गैस में कन्वर्ट होगा। जब आप गैस को एनर्जी दे दोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल, दिस इज गैसियस एटम and when we heat it produce gaseous ion, cation, because it is positive charge and electron is removed। तो एक मोल इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पहला इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए।
अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो सेकंड, अगर तीसरे के लिए चाहिए तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से। अब हम फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, सोडियम की उससे कम और सीजियम की सबसे कम है। अब एक ग्राफ जो हमें ये बात बता रही है कि एज वी गोइंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कली मेटल डिक्रीजेस। अब इस ग्राफ को समझना है कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप की क्यों कम हो रही है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि कौन से चीज़ों पे आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार होता है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स है जो जिसकी चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। तो देयर आर थ्री फैक्टर, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज कम ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। द अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मीन शील्डिंग, द अमाउंट ऑफ शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन, अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज होगी, शील्डिंग इफेक्ट चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी चेंज होती है। एंड द थर्ड वन इज़ the distance between the outer electron and the nucleus, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस। इन तीन फैक्टर्स को डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे तब हमें ये बात समझ आएगी कि डाउन द ग्रुप, ये जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम हो रही है। अब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इनर्शियल बढ़ रहे हैं, इनर्शियल बढ़ने का मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग भी इंक्रीज होगी। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है क्योंकि दरमियान में नए नए शेल ऐड हो रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो रही है। अब आप देख लो, ये तीन फैक्टर है। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगी तो एटम का जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉनों को मोर ताकत से अपने तरफ खींचेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो आपके पास एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस की ताकत को कम करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एटम का साइज़ बढ़ेगा। तो अब डाउन द ग्रुप एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से साइज़ कम हो रहा है, जबकि दो फैक्टर्स की वजह से साइज़ बढ़ रहा है। तो इसमें से एक फैक्टर जो स्क्रीनिंग फैक्टर है वो इसको कंपेंसेट करेगा, नेट रिज़ल्ट हमारे पास इस फैक्टर का आएगा तो इसका मतलब है इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द डाउन द ग्रुप द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज is exactly opposite compensated by the increase of number of inner electron, यानी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियस के चार्ज को काउंटर बैलेंस करेगी, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो न्यूक्लियस से बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा। अब ये देखो, ये मैंने आपको बात कह दी कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बढ़ेगा तो आपके पास साइज़ छोटा होगा, ये मैंने साइज़ की बात की। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो आपके पास साइज़ बढ़ेगा, जब आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो साइज़ बढ़ेगा। और जितना एटम छोटा होगा, जितनी चार्ज ज़्यादा होगी तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज़्यादा होगी।
तो इसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, साइज़ बड़े होगा, तो आखिर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और जितना आखिर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको लात मार कर निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप उस पर कमज़ोर होगी। अब इन फैक्टर को देख ले कि जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो काउंटर बैलेंस करेगा कौन, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, तो बच जाएगा ये। और इस फैक्टर की वजह से साइज़ बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि जब साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा। When the distance between the nucleus and the outer electron increases down the group, electron become easier to remove. अब जब निकालना आसान होगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी कम दरकार होगी, तो दिन द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल, एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर इसको हम समराइज़ कर ले, ये जो तीन फैक्टर है इनमें से दो फैक्टर साइज़ को बढ़ा रहे हैं और एनर्जी को कम कर रहे हैं, क्योंकि बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, जबकि एक फैक्टर साइज़ को घटा रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर रहा है। तो दो फैक्टरों का जो नेट इफेक्ट होगा वो ग्रेटर होगा इस एक फैक्टर से, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा कि साइज़ बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। और वो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, लिथियम की 500 से ऊपर है, जबकि सीजियम की 400 से भी नीचे है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स था। ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास वो है फ्लोरीन की, जो 4 वैल्यू है पॉलिंग स्केल पे, ये 4 वैल्यू है। ये फर्स्ट एलिमेंट या अल्कली मेटल जो है ये मेटालिक इन नेचर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले लेने वाले नहीं है। लेकिन डाउन द ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मज़ीद कम हो रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके पास साइज़ बढ़ रहा है। जितना साइज़ बढ़ेगा तो आखिर शेल पे न्यूक्लियस का कमांड कम होता जाएगा, और जितना न्यूक्लियस का आखिरी शेल पे कमांड कम होगा, तो अगर आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसको अपने तरफ ज़्यादा फोर्स से नहीं खींचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा शेल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और न्यूक्लियस उसको यहाँ से काबू कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो इसको न्यूक्लियस अपने तरफ ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींच सकेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इस वजह से डाउन द ग्रुप हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। फ्लेम टेस्ट, ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है अल्कली मेटल्स के लिए। फ्लेम टेस्ट, अल्कली मेटल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है NS1, NS1 का मतलब है आखिरी, यानी वो 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, इस तरह लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s1, सोडियम का 3s1 आखिरी आ रहा है। N मीन एनी नंबर ऑफ शेल्स। तो अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S1 है, और अल्कली एटम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इट इज़ लूजली बाउंडेड, लूजली हेल्ड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे जो कमांड है वो बहुत कम है, सो इट कैन बी इजीली एक्साइटेड, ये आसानी से एक्साइट होगा जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बैक जाना होगा अपने मेमोरी में और बोहर के मॉडल को रिकॉल करना पड़ेगा। बोहर की मॉडल के मुताबिक व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एट जंप टू द हाई एनर्जी लेवल,
When electron jump from high energy level to lower energy level, it will emit the energy in the form of light, in the form of electromagnetic radiation. तो इस तरह इसका भी ये आखिर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, आसानी से एक्साइट होगा. ड्यूरिंग एक्साइटेशन प्रोसेस इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो ये हाई स्टेट में चला जाएगा, ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा. और जब यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. ओरिजिनल पोजीशन पे ये क्यों आएगा? क्योंकि आप जो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो वो इतनी नहीं है कि उसको हाई स्टेट में रखे, वो उसको सिर्फ एक ख़ास एक्साइटेशन, एक ख़ास एनर्जी लेवल तक पहुंचा रही है. वो वहाँ से वापस आएगा तो इट गिव आउट द एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में एनर्जी को रिलीज़ करेगा. और किस रीजन में? विजिबल रीजन में, जो आपकी आंखों को नज़र आएगा. विजिबल रीजन जो 7 कलर है, यानी आपको उसके कलर नज़र आएंगे. अब अल्कली एटम डिफरेंट है. सोडियम का अपना एटम है, तो लिथियम का अपना है, तो पोटाशियम का अपना है. डिफरेंट एटम है तो ये आपके पास डिफरेंट एटम अगर है तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा. अगर एटम डिफरेंट है तो इनकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी भी डिफरेंट होगी, तो ये जब रिलीज़ करेगा तो भी डिफरेंट एनर्जी रिलीज़ करेगा. और डिफरेंट एनर्जी का मतलब है कि उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो आपको डिफरेंट कलर नज़र आएगी. और यही आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देगा अल्कली मेटल को. तो सिंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एक्साइटेशन प्रोसेस इज डिफरेंट. व्हाई इज डिफरेंट? बिकॉज डिफरेंट एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जी एंड सो दे impart डिफरेंट कलर टू द फ्लेम. और जब आप इसको फ्लेम पे हीट दे दोगे तो ये डिफरेंट कलर देगा. और अल्कली मेटल की ये प्रॉपर्टी हमें डिटेक्ट करा रही है कि आपके पास जो साल्ट्स है उसमें से कौन सा अल्कली मेटल है. और इस टेस्ट को कहते हैं फ्लेम टेस्ट. यानी आपके पास, क्योंकि अल्कली मेटल के सारे साल्ट वाइट इन कलर होते हैं, तो आपको कोई साल्ट दी गई है, आप उसको फ्लेम पे रखोगे तो फ्लेम को वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देगा. और उस कलर से आप पहचानोगे कि साल्ट में सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, लिथियम है, रुबिडियम है. अब हम वो फ्लेम टेस्ट देखते हैं कि किस तरह फ्लेम टेस्ट होते हैं. तो आप देख ले, ये लिथियम क्लोराइड है. लिथियम क्लोराइड को ये फ्लेम है, इसको हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया तो आपको देखो ब्रेक रेड या रेड कलर नज़र आ रहा है. तो अगर फ्लेम टेस्ट में रेड आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके साल्ट में लिथियम मौजूद था. ये फ्लेम को ये रेड कलर कौन दे रहा है? ये लिथियम. अब ये सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, हम देख रहे हैं कि अगर हमारे साल्ट में सोडियम होगा तो वो येलो कलर देगा. अब देखो येलो कलर दे रहा है कि नहीं? ये येलोविश कलर जो है ये सोडियम की वजह से है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर वापस आ रहा है तो वो येलो लाइट एमिट कर रहा है. तो येलो कलर ये पहचान होगी कि हमारे साल्ट में सोडियम मौजूद है. रेड अगर था तो लिथियम. अब पोटाशियम को देखो, अगर पोटाशियम मौजूद है तो पोटाशियम किस तरह का कलर इंपोर्ट करे. देख लो आप, पोटाशियम का कलर डिफरेंट है, ये ब्लूइश की तरफ है. अब पोटाशियम का कलर उन दोनों कलरों से डिफरेंट है. क्योंकि ये सारे एटम डिफरेंट है तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहे हैं, तो वापस डी एक्साइटेशन पे ये डिफरेंट एनर्जी एमिट कर रहे हैं. तो ये हमारा फ्लेम टेस्ट था. अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट. ये सारे मेटल है, जब इनको हम हीट दे देंगे तो ये मेल्ट होंगे
और ये किस तरह मेल्ट होंगे, इनकी एटमों के दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और एटम जो है वो फ्री मूव करेंगे और इस तरीके से ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप लिक्विड को फिर हीट दे दोगे तो वो गैस में तब्दील हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये रेड और ब्लू हमारे पास इस ग्रुप की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, रेड मेल्टिंग है और ब्लू बॉइलिंग है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रही है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट रेड भी कम हो रही है और ब्लू भी। With the decrease in the melting and boiling point reflect the decrease in the strength of metallic bond. अब डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो रही है और वो इस बात की निशानदेही है कि ऐसा क्यों कम हो रहा है। इस बात की निशानदेही है कि मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, यानी लिथियम में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांगर है एज़ कंपेयर टू सीजियम, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांगर होगा इतनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। यानी अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके दरमियान ये मेटालिक बॉन्ड है, तो ये वाला मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रांगर होगा इसको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। अब डाउन द ग्रुप दोनों कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज की जो ताकत है वो कमज़ोर हो रही है। अब ऐसा क्यों है? वाई द मेटालिक बॉन्ड दी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द एटम्स इन द मेटल आर होल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई to the electron which are delocalized। delocalized मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसका कोई घर की कोई ख़ास जगह नहीं होती, उसको डीलोकलाइज कहते हैं। हम कहते हैं ना कि मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और मेटालिक बॉन्ड में भी हम ये बात पढ़ते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है कि किसी एटम के साथ नहीं, ये पूरे स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं, तो इनके और पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हो रही है, सॉरी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रही है। जो पिछले स्लाइड में भी हमने ये बात पढ़ी कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूविंग डाउन द ग्रुप, और जब साइज बढ़ेगा तो इसका अल्टीमेट मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस का और इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आप दो मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होगा। तो यहीं पे भी यही केस है कि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है। जब साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हैं उनका और न्यूक्लियस के दरमियान साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी नतीजे में अट्रैक्टिव फोर्स फॉल, अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होगा तो एटमों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए कम एनर्जी दरकार होगी, एटमों को सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी दरकार होगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। नेक्स्ट हमारा है ट्रेंड्स इन डेंसिटी। lithium sodium and potassium, lithium sodium and potassium they are less denser than water, यानी इनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है। तो इसका मतलब ये कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। अब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ट्रेंड। देखो अगर हम इन ट्रेंड को देख लेंगे तो ट्रेंड थोड़ा सा नॉर्मल है पोटाशियम की केस में भी, लेकिन जनरल जो ट्रेंड है जनरल
वो ये है कि एज वी मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये जनरल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो रही है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ट्रेंड बिकॉज डेंसिटी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। डेंसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। कौन से फैक्टर पे? हाउ मैनी एटम कैन बी पैक्ड इन अ गिवन वॉल्यूम, कि एक गिवन वॉल्यूम में कितने एटम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम आ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम आ रहे हैं। और दूसरा जो है द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम का मास कितना है। इन दोनों फैक्टर्स पे डेंसिटी डिपेंड करेगी। अगर गिवन एटम में, गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा एटम आ रहे हैं तब आपके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर एटम का मास ज़्यादा है तब भी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों फैक्टर का हम डाउन द ग्रुप अंदाज़ा लगाते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक जनरल ट्रेंड बनाते हैं। यानी ये ट्रेंड सबके लिए जैसे नहीं एक्सेप्शनल भी होंगे, लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड बनेगा। वो इस तरह है कि ये जो पहला फैक्टर है, द अमाउंट पैक डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल एटम वॉल्यूम, यानी एक गिवन वॉल्यूम में कितने एटम आएंगे ये डिपेंड करेगा एटम के वॉल्यूम पे, और एटम का वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है उसकी एटॉमिक साइज पे। अगर साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो एटम का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 एटम आ रहे हैं तो अगर वॉल्यूम उनका डबल हो गया तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक ही एटम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम कम हो रहे हैं। यानी अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो हमारे पास पहला फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन वॉल्यूम डिक्रीजेस। यानी डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटम का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो एक ख़ास वॉल्यूम में जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 डेसीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डिक्रीज पर नंबर ऑफ एटम डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम इज वी गिविंग गोइंग डाउन द ग्रुप। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो इंडिविजुअल एटम का मास भी बढ़ रहा है। लिथियम का मास 3 है तो सोडियम का 11 है तो पोटाशियम का 19 है। अब यहाँ पर 2 अपोजिट फैक्टर है, क्योंकि जब नंबर जो इंडिविजुअल एटम का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगी तो डेंसिटी भी आपके पास डिक्रीज होगी। अब 2 फैक्टर है डाउन द ग्रुप, एक फैक्टर की वजह से डेंसिटी कम हो रही है, दूसरे फैक्टर की वजह से ज़्यादा हो रही है। तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है इस कंपेयर टू दिस वन। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट आ रहा है वो ये होगा कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर भी है दिस वॉल्यूम इन टर्न डिपेंड एटॉमिक रेडियाई। हाँ, फीवर सोडियम एटम देन लिथियम एटम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में सोडियम की एटम कम आएंगे एज कंपेयर टू द लिथियम, therefore can be faked into a given volume in 1 centimeter cube, 1 decimeter cube. However, as the atom become larger, their mass is increases. So a given number of sodium atom will weigh more than the same number of lithium. अब अगर लिथियम की 3 एटम हैं तो सोडियम की 3 एटमों से वो हल्के होंगे। और डेंसिटी हमारे पास डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल एटमों का मास बढ़ रहा है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है।